साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। ये जो है आपको समझना होगा और एक एक बात को जो है नोट डाउन करते हुए चलना होगा। साथियों कई बार ऐसा होता है कि सैंक्शन अथॉरिटी सैंक्शन को रिफ्यूज़ कर देती है। जब ये मामला संज्ञान में आता है हायर अथॉरिटी के या कंसर्न सीबीआई के या कंसर्न एंटी करप्शन के, तो उनका दबाव भी होता है कि सैंक्शन जो है जारी की जाए। उसके बावजूद भी सैंक्शन अथॉरिटी सैंक्शन जारी नहीं करती है, तो अल्टीमेटली ये लोग क्या प्रेशर करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपकी जो हायर अथॉरिटी है वही जो है सैंक्शन जारी कर देगी। अब पिसा कौन? कंसर्न पब्लिक सर्वेंट, इसका कोई दोष नहीं। और उसके आवेदन पर विचार करते हुए सैंक्शन अथॉरिटी केस को नहीं मान रही है, पर कितना दबाव बनाया जा रहा है कि केस को बनाना ही पड़ेगा। अगर केस नहीं बनाया तो लोग क्या सोचेंगे कि एक भ्रष्ट कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया या रिश्वत की मांग करते हुए ट्रैक हुआ और अल्टीमेटली सैंक्शन ना मिलने के कारण टेक्निकल बिंदु पे वो केस जो है ख़त्म हो गया या केस जो है चलने से पहले ही बंद हो गया। तो साथियों वहाँ पर क्या है आपके अधिकार, कानून क्या कहता है, एक एक बात को हम नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जजमेंट का नाम नोट करें। जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका रिट पिटिशन नंबर है 5466/2024, जिसमें एक इंटरिम ऑर्डर हुआ 18/4/2024 को। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट निर्णय स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम निशांत, जिसका साइटेशन है 2010 वॉल्यूम 4 SCC पेज 5 to 7 को रिलाई करते हुए कि अगर सैंक्शन एक बार रिफ्यूज़ हो चुकी है तो उसी पॉइंट पर अगर दोबारा सैंक्शन जारी की जा रही है बाय द हायर अथॉरिटी तो ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। तो कोर्ट ने इनिशियली यहाँ पर प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो है टिप्पणी करी और अल्टीमेटली नोटिस जारी कर दी है कंसर्न स्टेट को और जो आरोपी था उसके विरुद्ध फर्दर कार्रवाई को और उसका अरेस्ट को जो है यहाँ पर स्टे करने की भी जो है आदेश दिए हैं। तो साथियों ये मामला क्या है, ये कैसे उठा और कैसे ये व्यक्ति अपने राइट्स को लेकर जो है लड़ा और क्या इसने एक एग्जाम्पल क्रिएट करा लोगों के लिए कि अगर आपके केस में भी यही पॉइंट है तो ये जजमेंट्स जो उसने रिलाई किए हैं उसका भी जो है आप फ़ायदा ले सकते हैं। साथियों इसमें जो अक्यूज़ड है एक पब्लिक सर्वेंट है, ये फैक्ट एडमिटेड है, क्योंकि अगर सेक्शन 7 में किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करना है तो उसके लिए प्राइम कंडीशन ही यही है कि ही मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर अक्यूज़ जो है पब्लिक सर्वेंट है और नगर पालिका जो है वहाँ पर ये कार्य कर रहा था। एक ट्रैप हुआ जिसमें रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, पर इसका एक साथी जो है पकड़ा गया, ऐसा मानना था एजेंसी का। और इस क्राइम में 3 लोग जो है इन्वॉल्व थे। 2 लोग तो वो जिसके द्वारा डिमांड है और एक व्यक्ति वो जिसने पैसा लिया और जिसको रंगे हाथों जो है पकड़ा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस व्यक्ति को रंगे हाथों नहीं पकड़ा था और ये मौके पे जो है नहीं पकड़ा गया, तो केस जो है केवल सीमित हो गया डिमांड की हद तक। साथियों इसी मामले में एक अन्य आरोपी गिरीश कुमार भी था और उसने भी एक रिट जो है लगाई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और इसका मुद्दा क्या था कि सेक्शन 17 सब क्लॉज C प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं इनको पावर नहीं है जब तक ये लोग स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है प्राप्त नहीं कर ले, क्योंकि जो कंसर्न अथॉरिटी है वो मेयर इंस्पेक्टर है और मेयर इंस्पेक्टर कुड नॉट इन्वेस्टिगेट द केस अनटिल एंड अनलेस ये स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज ना हो, जिसका रिट नंबर था 378/2023। साथियों इस मामले में इनिशियली जो है मामला दर्ज हुआ धारा 7 PC एक्ट और 120 भी IPC में, इसको जो है आप नोट करके अंडरलाइन कर दो। इस मामले में सैंक्शन जो है रिफ्यूज़ हो गई और फ्रेश सैंक्शन जो है बाद में जारी हुई। ये बंदा जो है घबराया नहीं, इसने एक पिटिशन को जो है ड्राफ्ट करा क्वेश्चन के लिए और ये गया आर्टिकल 226 में बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसमें इसे केस को जो है कई हिस्सों में बांटा। वो इससे कौन कौन से हैं इसको भी जो है आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस एज पर FIR, ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम मिस आउट कर देते हैं। दूसरा क्या है कि उसका एनालिसिस क्या है FIR का, मीन्स कौन से फैक्ट सही है कौन से फैक्ट गलत हैं। तीसरी बात आरोपी का स्टैंड क्या है इस पर। चौथी बात जो पत्राचार हुए लगातार उस कंसर्न डिपार्टमेंट के उस कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो से या हायर अथॉरिटी से वो पत्राचार क्या थे जिसमें प्रेशर टैक्टिक्स जो है एक्सरसाइज की गई है, उसको ये इंडिकेट करना चाह रहा था। उसके बाद एलिमेंट क्या है सेक्शन 7 के, उसको जो है डिस्कस किया गया। एलिमेंट क्या है 120 भी IPC के, उसको जो है डिस्कस किया गया। अब वो डिस्कशन में कुछ लॉ को भी जो है रिलाई किया गया। इस मामले में इनका कहना यह था स्टेट का कि भाई आपने कॉन्स्पिरेसी करी है क्राइम करने के लिए, तो उसका कहना है कि कॉन्स्पिरेसी के एलिमेंट को जनरल वे में जो है नहीं दे सकते। इफ़ यू आर गोइंग टू सी द कॉन्स्पिरेसी यू हैव टू सी नंबर 1 देयर मस्ट बी एन इंटेंट टू डू एन इलीगल एक्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, वहाँ पर 120 भी अप्लाई नहीं होगा। यहीं पर आप सब जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और आपको ये समझना होगा
कि मीटिंग ऑफ माइंड कैसे है कि हम एक योजना बना रहे हैं, बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और उसको कैसे बेटर और कर सकते हैं, इस पर डिस्कस है। तो ये सब पार्ट है उस एग्रीमेंट के। तो वहीं पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एट्रीब्यूट होगी। अगर कैजुअल मीटिंग होगी, भाई मौके मिल गए और भाई क्या हाल चाल है, मैं यहाँ क्राइम करने जा रहा हूँ, ऐसा आरोप है प्रोसिक्यूशन का और आप भी जो है साथ में चल दिए, तो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ 120B ऑफ IPC, इट इज़ सिंपली अ केस ऑफ सेक्शन 34 ऑफ IPC। तो ये चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएट करती हैं 34 IPC को और 120B IPC को। इसके अलावा सेक्शन 7 PC8 को जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया, जिसमें ये स्पष्ट बात है कि डिमांड जो है साइन क्वा नॉन है। क्योंकि ऐसे कई जजमेंट है जहाँ पर लिखा गया है कि इवन दो देयर इज रिकवरी बट डिमांड इज नॉट प्रूव, तो प्रोसिक्यूशन जो है सक्सीडेड नहीं हो सकता। जजमेंट्स क्या है? P सत्यनारायण बनाम स्टेट जजमेंट है 14/9/2015 का। B जयराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जजमेंट है 28 मार्च 2014 का। एक जजमेंट है सनाथनमा वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना का 21 फरवरी 2022 का। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मदन मोहन 2013 वॉल्यूम 14 SCC पेज 153। ए सुबेर बनाम स्टेट ऑफ केरला का 2010 वॉल्यूम 1 MLJ पेज 995, ये क्रिमिनल है MLJ। इसके अलावा है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ NCT, इसमें 2 फैसले हैं, 15 फरवरी 2022 का भी है और 17 मार्च 2022 का भी है। जगतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये फैसला है 19 मार्च 2022 का। तो इन सब फैसलों में एक बात स्पष्ट है कि डिमांड जो है साइन क्वा नॉन है। अगर डिमांड प्रूव नहीं है तो भले ही रिकवरी है तब भी किसी भी रूप में अक्यूज को जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते, उसको प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते। तो डिमांड को साबित कैसे करें, डिमांड के पैरामीटर क्या हैं, जिस पर मैंने हमेशा ही कहा है कि डिमांड जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। इट मस्ट इंडिकेट योर ग्रेड, इट मस्ट इंडिकेट योर ओवरहेड। अगर वो ऐसा नहीं है तो वहाँ पर डिमांड को हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। और इस को रिट्रीव भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ NCT। उन्होंने क्या कहा था अपने फैसले में कि एवरी डिमांड ऑफ मनी इज नॉट डिमांड ऑफ ब्राइब। डिमांड ऑफ ब्राइब कब बनेगी? वो कि जब आपके पार्ट पर ओवरहेड है, मीन्स काम पेंडिंग है, वो फाइल आपके पास में है, आप लगातार उसको बुलवा रहे हैं, आप उसको फ़ोन पे संपर्क कर रहे हैं, आप उसको कंपेल कर रहे हैं कि रुपया देना पड़ेगा और इतना ही देना पड़ेगा और अगर नहीं दिए तो काम भी अटका दूंगा। ऐसी एविडेंस नहीं है तो इस सिनेरियो में कोई भी डिमांड को हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। बट दुर्भाग्य का विशेष देश में है कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन मिसमैच होती है विद द स्टोरी ऑफ द कंसर्न प्रोसिक्यूशन, इसके बाद भी आरोपी जो है दोषी हो रहते हैं। जितना काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट, उनका ये तो प्रिंसिपल है कि भले ही लाख दोषी बच जाए पर एक इनोसेंट को सजा हो गई तो हमारा सिस्टम जो है फेलियर है। पर कोर्ट में सुने कौन? जज बैठा है, नोट डाउन कर रहा है, हमारा वकील बहस कर रहा है, इधर प्रोसिक्यूशन बहस कर रहा है और किस्मत की तरह फैसला हो गया, कहीं भी जो है मुड़ सकता है। तो कुल मिला के आज जजों को सिंसियरली जो है लॉ पढ़ने पड़ेंगे, इवन हमारे एडवोकेट्स को प्रिपेयर रहना पड़ेगा विद द लीगल पॉइंट्स और हमको भी जो है अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम लोग अलर्ट नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया वकील पे, तो वहाँ पर केस को आप नहीं जीत पाओगे। आज सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ सीन क्या है, खासकर मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग डिस्प्यूटेड नहीं है और रिकॉर्डिंग में आप मैनिपुलेशंस को रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कन्विक्शन आपको ठहर जाएगा। अदर फैक्टर पर जज बात करना चाहते नहीं है, बट करना चाहिए भाई। करप्शन केवल इससे नहीं कि आपने डिमांड कर लिया। सबसे पहला फैक्टर की रिपोर्ट क्या है, क्या रिपोर्ट कॉन्कॉक्टेड तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एजेंसी काम कर रही है उस रिपोर्ट पे जिस डिवाइस को उपयोग कर रही है वो डिवाइस क्या मैनिपुलेटिव तो नहीं है, जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं, या उसमें कोई ऐसी स्थिति तो नहीं आ रही है कि 2 रिकॉर्डिंग्स को जोड़ा गया हो या किसी की आवाज़ को यूज़ करके मैनिपुलेट किया गया हो या AI टूल का यूज़ किया गया हो। इन सब पर काम करने की ज़रूरत है। इस पर काम जो है अभी भी नहीं हो रहा है। इवन लेबोरेटरीज प्रॉपरली एक्रीडेटेड है या नहीं है, इस पर भी काम नहीं हो रहा है। तो ये विशेषता ध्यान देना होगा। और खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन मामलों में आप प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट की भी जो है हेल्प ले सकते हैं। ये साइबर एक्सपर्ट जो है जांच करते हैं इन CDs की या इन रिकॉर्डिंग्स की ऑन द पॉइंट ऑफ ऑडियोमेट्री, वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इनकी जो एविडेंस है ये भी ऑथेंटिकेट है और इन पर कोर्ट जो है रिलाई करती है। और यहाँ पर आपको मैं ध्यान देना चाहूँगा सेक्शन 45A इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 79A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग पॉइंट्स हैं, इस पर आपको विशेष जो है ध्यान देना होगा। और जब भी FSL वाले आते हैं उन पर विशेष जो है आपको जिरह करनी है। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई आपका जो डिग्री है या जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या है, क्या आपने कभी ट्रेनिंग्स ली है वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्या ये टेस्ट ऑथेंटिकेट है, किस मैनुअल को रिलाई किया गया, क्या लेबोरेटरीज जो है एक्रीडिएटेड हैं, फिर एनालिसिस कब कब हुआ, किन टर्म्स में हुआ, किस किस पैरामीटर को फॉलो किया गया। एट लेंथ जो है जिरह करनी है आपको, तभी जो है फ़ायदा मिलेगा। छोटी मोटी जिरह से फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। आपको खुद अपने मटेरियल जो है तैयार करने होंगे। सारा का सारा जो नॉलेज है, सारा का सारा कंटेंट जो है गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे तो किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढें जो आपके लिए सर्च कर सके। बट जल्दबाजी की जिरह, छोटी मोटी जिरह, बेकार जिरह, रद्दी जिरह किसी काम कर्म की रिकॉर्ड पर नहीं होती है। जिरह का मतलब थोड़ा कि क्वेश्चन पूछ लिया और काम हो गया। जिरह का मतलब है कि जो वो स्टैंड लेके चल रहे हैं उसको हमें डाउटफुल करना है, या जो प्रक्रिया फॉलो होनी थी वो प्रक्रिया फॉलो हुई नहीं हुई,
इस पर हमको टेस्टिफाई करना है। वी हैव टू रूल आउट कि ये प्रोसिक्यूशन ही फॉल्स है और आर्टिकल 21 को जो है इन्फ्रिंग कर रहा है। क्लियर है साथियों? इसके अलावा जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट के भी, कई जजमेंट है केरला हाई कोर्ट के भी, जिसमें स्पष्ट है कि मियर रिकवरी इज नॉट अ ग्राउंड टू प्रोसिक्यूट, डिमांड को भी जो है प्रूव करना होगा। साथियों एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बल्लू बनाम स्टेट ऑफ एमपी का, जिसका साइटेशन है 2024 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज 271। इसमें ये स्पष्ट है अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। दूसरी बात है कि मियर सस्पिक्शन कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू प्रोसिक्यूट एंड सस्पिक्शन हाउएवर ग्रेव इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, बिकॉज ऐसा सस्पिक्शन प्रूफ का स्थान जो है वो नहीं ले सकता। साथियों इस मामले में जो कंसर्न अक्यूज है उसका स्टैंड ये था कि जो सैंक्शन अथॉरिटी है उससे सारे के सारे पॉइंट देखे नहीं, इवन जो मटेरियल है वो देखा ही नहीं। तो इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी सैंक्शन अथॉरिटी कर्तव्य क्या है, उसको भी जाकर जो है आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो जो है अवेलेबल है। साथियों इस केस में सबसे बड़ा जो हिटिंग पॉइंट था वो था कि जो जजमेंट है सीबीआई बनाम अशोक कुमार का, जिसका डेट है 31/10/2013, उसको जो है पिक्चर में लाया गया। उसमें गाइडलाइंस क्या है कि सैंक्शन अथॉरिटी की ड्यूटी है टू कंसीडर द एंटायर मटेरियल और कंप्लीट केस को जो है स्क्रूटनाइज करेगा और सारे मटेरियल को देखकर जो है निष्कर्ष निकालेगा। अगर ऐसा नहीं है तो इट इज़ अ केस ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के टाइम पे मैं खासकर देखता हूँ महाराष्ट्र जोन में सैंक्शन जो है केवल 4 से 5 लाइन का जो है जारी हो रहा था, जबकि दायित्व क्या है कि केस का इंसेप्शन कैसे हुआ, केस में क्या पेंडेंसी थी, क्या मोटिव था, क्या क्या सीधे निकल कर आई, उस पर क्या फॉरेंसिक हुआ, क्या जो है सीडी निकल के आई और सीडी का क्या फॉरेंसिक हुआ, इन सबको देखकर जो है सैंक्शन जारी करनी पड़ेगी। अभी अथॉरिटी करती क्या है कि उन रिपोर्टों को देखते हुए ही सैंक्शन जारी कर देती हैं। ऐसी सैंक्शन जो है टोटली इंडिकेटिव है ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट, क्योंकि इन्होंने मटेरियल देखा ही नहीं है जिससे केस चलेगा, जल्दबाजी में जो है सैंक्शन जारी कर दी। इवन वो मटेरियल अगर फाइल पर आ गए तो उसके बाद कोई फ्रेश सैंक्शन जो है जारी नहीं हुए, जबकि एज पर लॉ फ्रेश सैंक्शन जारी हो सकती है अगर नया मटेरियल जो है फाइल पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अनिल कुमार बनाम एम के अयप्पा में भी ये बात स्पष्ट की गई है। इवन मजिस्ट्रेट अगर कार्रवाई कर रहा है 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, तो वहाँ पर भी सैंक्शन जो है इम्पेरेटिव है। इसके अलावा अगर रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया पब्लिक सर्वेंट को तो वहाँ पर 17 इम्पेरेटिव है। हालांकि कई जजमेंट खिलाफ है हमारे साउथ के, बट उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट आज भी स्टैंड कर रहा है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है यशवंत सिन्हा बनाम सीबीआई, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 14/11/2019 का। इसमें 17A को इम्पेरेटिव बताया कि अगर रंगे तो नहीं पकड़ा गया केवल केस से डिमांड की हद तक, तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन से पहले डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए। यही भी रिट्रीव किया दिल्ली हाई कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ PR रॉय बनाम सीबीआई। जजमेंट है 8/9/2020 का। कैलाश अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जजमेंट है 7/4/2020 का राजस्थान हाई कोर्ट का। तो ये पॉइंट हैं, तो दिक्कत क्या है अपने को लड़ने में यहाँ पर। इसके अलावा एक जजमेंट है सेल्वराज बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का। उसमें ये स्पष्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक प्रोसिक्यूशन केस को स्टैंड बाय नहीं करेगा तब तक कोई भी प्रिजम्पशन जो है धारा 20 PC का ड्रॉ नहीं होगा। जजमेंट हालांकि है 19/8/2015 का, बट बार बार जजमेंट जो निकल के आए इसके बाद में उसमें भी यही व्यू जो है रिट्रीव किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ एक बात जो है स्पष्ट कर दूँ आपको मैं कि जब भी कोई ऑर्डर पास करती है सैंक्शन अथॉरिटी तो उसको लेकर भी जो है व्यू दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इन द मैटर ऑफ इंद्रजीत सिंह बनाम संतोष, जजमेंट है 19/4/2022 का कि ऑर्डर मस्ट बी स्पेसिफिक, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जजमेंट अगर सरमाइसिस पर है, केवल कुछ तथ्यों को लिख दिया गया है, तो ये जजमेंट जो है या ऑर्डर जो है किसी भी रूप में कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। ऐसे जजमेंट जो है अनरीजन्ड है और किसी भी रूप में जो है स्टैंड बाय नहीं हो सकते। तो उसको भी जो है हमको नोट डाउन रखते हुए चलना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं अटैकिंग पॉइंट होते हैं डिफेंस की, जिस पर काम जो है किया रहता है। इसके अलावा इनका पॉइंट ये भी था कि सैंक्शन अगर एक बार रिफ्यूज़ हो गई है तो बार बार इशू नहीं हो सकती है। बट यहाँ पर एक स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि सैंक्शन अगर रिफ्यूज़ हो गई है तो नई इशू हो सकती है तभी कि जब कोई नया मटेरियल फाइल पर हो। अगर कोई नया मटेरियल फाइल पर नहीं है तो सैंक्शन दोबारा जारी नहीं हो सकती है। जिसमें 2 व्यू हैं, एक तो है गोपीकांत चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार का और दूसरा स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मोहम्मद इकबाल का। और इसके अलावा एक व्यू रिसेंट है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम निशांत का, जिसमें ये स्पष्ट है कि सैंक्शन 1 रिफ्यूज कैन नॉट बी इशूड अगेन इफ देयर इज नो मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड। और कई बार ऐसा होता है कि सैंक्शन जो है वो रिफ्यूज हो जाती है और ये लोग वेट करते हैं रिटायरमेंट का कि भाई जब ये रिटायर हो जाएगा तो तब सैंक्शन चाहिए नहीं, तब जो है हम कर देंगे प्रोसिक्यूट। तो उसको लेकर भी स्थितियाँ क्लियर है कि जब केस हुआ, सैंक्शन जारी नहीं हुई और रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद प्रोसिक्यूशन आप कर रहे हो, तो ऐसा प्रोसिक्यूशन भी जो है इलीगल है, क्योंकि वहाँ पर भी सैंक्शन इम्पेरेटिव रहेगी इवन दो इज रिटायर्ड। तो वहाँ पर व्यू है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम लाभ सिंह का 2014 वॉल्यूम 6 SCC पेज नंबर 807 कि अगर सैंक्शन रिफ्यूज्ड है,
आफ्टर रिटायरमेंट अगर कार्रवाई पेश कर रहे हो तो इट इज़ इंडिकेशन ऑफ योर मैलाफाइड इंटेंशन। इवन अगर सैंक्शन रिफ्यूज़ भी कर दिया गया है तो उसको कोई भी एजेंसी या CBI या लोकायुक्त जो है चैलेंज नहीं कर सकता है। इस पर जजमेंट है स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट बनाम स्टेट ऑफ MP का, जजमेंट है 5/12/22 का MP हाई कोर्ट का। और इसके अलावा सैंक्शन शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड इंडिकेट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड नॉट बी साइक्लोस्टाइल। इस पर व्यू है बॉम्बे हाई कोर्ट का, श्री आनंद मुरलीधर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ये जजमेंट है 23 फरवरी 2021 का। तो कुल मिला के ये मोटे मोटे जजमेंट जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। तो जब भी पिटिशंस को आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं, तो इनका जो सार है, नेक्टर है, उसको लिखते हुए, उसके लाइट में ब्रीफ करते हुए, उसके लाइट में एनालिसिस करते हुए ही अपना केस तैयार कीजिए, तभी फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, आप केस को लड़ते रह जाओगे और कोई फ़ायदा जो है आपको नहीं होगा। क्योंकि आज जितने भी पाउडर आते हैं जो हमले करते हैं दागों के ऊपर, वो क्या करते हैं, दागों पर अटैक करते हैं। जब तक अटैक नहीं होगा तब तक दाग जो है छूटेंगे नहीं। तो अगर आपको बचना है, अपने राइट्स को सिक्योर करना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉ पॉइंट निकालने पड़ेंगे और लॉ पॉइंट की लाइट में अपने आर्गूमेंट तैयार करने हैं। अगर आप ये कर ही नहीं रहे हो तो बिल्कुल बकवास काम कर रहे हो, ऐसे काम कोई मतलब नहीं है, सफलता को किसी भाव नहीं मिलेगी। पर अगर आपके लॉ पॉइंट्स क्लियर हैं, सफलता आपको ट्रायल कोर्ट से नहीं मिलेगी तो हाई कोर्ट से मिल जाएगी, हाई कोर्ट से नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी, पर मिलेगी जरूर। क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल तो मिलेगी मेरे दोस्त, पर मिलेगी ज़रूर अगर हम तैयार है लड़ने के लिए। ठीक है, तो हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और इसकी लाइट में जो है अगर सैंक्शन दोबारा इशू हुई है तो उसको जो है चैलेंज करना है। तो अब हम समअप कर रहे हैं, पॉइंट्स क्या है कि सैंक्शन अथॉरिटी के दायित्व हैं और वो दायित्व लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात ये कि सैंक्शन जारी करना कोई मजाक नहीं है। सैंक्शन जारी करने वाली अथॉरिटी को हर एक पॉइंट को कंसीडर करना है और एक रीजन ऑर्डर जो है पास करना है। नंबर 3, कोई मटेरियल देखा नहीं गया है तो सैंक्शन को डिफेक्टिव करता है। चौथी बात, सैंक्शन अथॉरिटी अगर सैंक्शन रिफ्यूज़ करती है तो उसे दोबारा सैंक्शन देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। वो दोबारा सैंक्शन जारी तभी करेगी जब कोई नया मटेरियल फाइल पर हो। विदाउट अ न्यू मटेरियल नई सैंक्शन जो है जारी करना अपने आप में ही प्रोसेस का अब्यूज़ है, प्रोसेस का एक गलत जो है यूज़ है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी जो है आपको लाभान्वित करेगी। अगर आपके केस में ऐसी स्थिति आ रही है तो आप इन जजमेंट्स को रिलाई करते हुए अपना पिटिशन जो है तैयार करें और लड़ने के लिए जो है तैयार रहें। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।